तो क्या हाल है आपके? वेलकम टू द एडोटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पिनेकल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज साहिल जैन और आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज ह्यूमन हेल्थ। हेल्थ हम बोलते किसको हैं, हेल्थ का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और हेल्दी इंडिविजुअल क्या होता है, उसमें डिसीजेस क्या होती हैं, डिसीजेस से फाइट करने वाला हमारा सिस्टम यानी हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, और इसके साथ साथ ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज और टोबैको एब्यूज जैसी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ध्यान से देखना सभी बच्चे। अब हम अगर बच्चे बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है हेल्थ। हेल्थ का अगर हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें तो हिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा है कि जो हेल्थ है ये ग्रीक्स ने, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडियन आयुर्वेदा ने, जिसके अंदर अगर हम बात करें हमारे पास आ जाता है नेम्स लाइक ऑफ हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा have given a theory which is called, mainly Hippocrates have given a theory which is called good humor hypothesis। क्या है ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस? बच्चे ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर बॉडी के फ्लूइड्स का जो बैलेंस है वो अच्छा है तो एक इंडिविजुअल हेल्दी है, बट अगर ये ह्यूमर्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो वो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है। इसी ह्यूमर्स के अंदर हिप्पोक्रेटस ने एक डिफाइन किया ब्लैक बाइल ह्यूमर। ब्लैक बाइल ह्यूमर के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनकी बात की गई, और इससे बताया गया कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी हॉट होती है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इस टाइप के इंडिविजुअल के अंदर हमें फ्रीक्वेंट फीवर्स देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा हाइपोथेसिस बना हुआ है। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस के अंदर हमने क्या देखा कि क्या गलती निकली। आगे चलकर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, हु इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न। विलियम हार्वे using a thermometer conducted an experiment and checked the fever. He checked the fever or the body temperature of individuals with black bile। तो इसने कुछ ऐसे लोगों को सब्जेक्ट बनाया जो इनके पास ब्लैक बाइल जैसा, अगर हम बात करें ह्यूमर था, ब्लैक बाइल ह्यूमर के लोगों के अंदर बॉडी टेम्परेचर चेक किया तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आया और फीवर नहीं प्रेजेंट था, फीवर एब्सेंट था, जिससे उसने ये चीज प्रूफ की कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं दैट विलियम हार्वे इज क्रेडिटेड फॉर डिसअप्रूविंग गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो इसने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, अब इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। डिसअप्रूव करने के बाद क्वेश्चन आया कि हेल्थ अब हम डिस्क्राइब करें कैसे। तो बच्चे हेल्थ के अंदर सबसे पहले माना गया कि जो फिजिकल बेसिस है हेल्थ का उसको हम देखेंगे कि अगर फिजिकली एक इंडिविजुअल फिट है तो वो हेल्दी है। बट लेटर ऑन ये रियलाइज किया गया कि हेल्थ को हम सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट तक लिमिटेड नहीं रख सकते। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग of physical, mental and emotional aspects of a person। तो किसी भी पर्सन के अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशल एंड इमोशनल वेलबींग्स को देखें, तो इमोशनल का यहाँ मतलब क्या है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स को देखें, और वो सभी अगर हेल्दी हैं तब हम उसको क्या मानते हैं,
हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, हेल्थ के अंदर बच्चे हम और क्या देखते हैं आगे चलकर, जो हेल्थ है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसे इन्फ्लुएंस करने वाले, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कैरेक्टर्स, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स लाइक, अगर हम बच्चे बात करें तो फैक्टर्स में हमें क्या आ जाएगा, मेंटल हेल्थ, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएगा कि स्लीप कैसी है एक इंडिविजुअल की, अगर हम बात करें कोई योगा जैसी एक्टिविटी अगर अडॉप्ट की है तो वो भी अच्छी हेल्थ देती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल का ईटिंग एंड स्लीपिंग साइकिल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सरसाइज भी आ जाती है, हैबिट्स भी आ जाती हैं, राइट। और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हेल्थ को प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट द पर्सन इज डिसीज। व्हाट इज अ डिसीज? डिसीज अगर हम बच्चे बात करें, इट इज एनी काइंड ऑफ नॉन फंक्शनिंग और abnormal functioning of a body organ or organ system which is displayed by various signs and symptoms. So it is any kind of non-functioning or abnormal functioning of organ slash organ systems displayed by various signs and symptoms। तो इसको हम डिसीज मानते हैं। अब ये डिसीज जो होती है बच्चे, ये दो टाइप की हो सकती है, तो ये हमेशा याद रखना। अगर हम डिसीज के टाइप्स देखेंगे तो डिसीज के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो डिसीज का टाइप होता है वो हमारे पास है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉज्ड बाय पैथोजन। व्हाट इज अ पैथोजन? तो याद रखना, पैथोजन इज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग अ डिसीज इज कॉल्ड पैथोजन and it is responsible for what kind of diseases? infectious diseases। इसके अलावा जो दूसरी टाइप की डिसीजेज होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जेनेटिक हो सकती हैं, मीन्स दे आर कंजेनाइटल, राइट। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जो है बच्चे, वो कैंसर भी आ जाता है उसकी एग्जाम्पल में। कैंसर यानी कि ऐसी एक डिसीज जो एबनॉर्मल बॉडी के सेल ग्रोथ के रिलेटेड हो। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर हमारे पास ऑटो इम्यून, इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी की ज्यादातर डिसीजेस, कुछ ऐसी भी हैं जो इन्फेक्शियस हैं, ज्यादातर नॉन इन्फेक्शियस हैं। ऑटो इम्यून, इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसके अलावा जाती हैं एलर्जीज। तो ये सारी हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेज जो हैं वो पैथोजन बेस्ड होती हैं, और ये पैथोजन एक हेलमेंथिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जिसके लिए एच लिख रहे हैं। हेलमेंथिक के अलावा ये एक बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये एक फंगल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, फंगल के अलावा ये एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, और ये एक वायरल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस के अंदर हमारे पास हेलमेंथिक भी आ सकता है, बैक्टीरियल भी आ सकता है, फंगल भी आ सकता है, प्रोटोजोन भी आ सकता है, और वायरल भी आ सकता है। अब हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम समझेंगे सबसे पहले फ्यू ऑफ द डिसीजेस। अब ये डिफरेंट डिसीजेस का हमारे पास एक चार्ट है। ये डिसीजेस के अंदर हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, उसके रिलेटेड बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन और हेलमेंथिक डिसीजेस की बात की हुई है। ये सारी वो डिसीजेज हैं जिनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर, उनके कॉजिंग एजेंट के ऊपर, पैथोजन के ऊपर, या उनके वेक्टर और कैरियर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है ये वेक्टर और कैरियर? बच्चे, वेक्टर होता है जो किसी भी डिसीज के पैथोजन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करे। जैसे
मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो के अंदर कोई अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाता है। तो ऐसे व्हीकल या ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प टू ट्रांसफर दी pathogen from one individual to another individual and they themselves are affected by that pathogen, these type of organisms are called vectors। खुद भी infected है उस pathogen से और दूसरे किसी organism को भी infect कर रहा है, तो वो क्या है, vector। और कैरियर वो होते हैं जो किसी भी पैथोजन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेल्प टू स्प्रेड अ फ्लो ऑफ पैथोजन। जैसे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के अंदर अगर मान लेते हैं कोई भी पैथोजन नहीं है, पर अगर वो कहीं पे बैठी है किसी कंटेमिनेटेड सरफेस पे जहां पर पैथोजन है, तो वहां से वो पैथोजन पिक कर सकती है, हमारे फूड में, हमारे वाटर में या हमारे आसपास की सराउंडिंग में उसको स्प्रेड कर सकती है, जिससे क्या होगा, पैथोजन फैलेगा। तो इस टाइप का अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैरियर्स। बट अगर वो खुद भी इन्फेक्टेड है तो जनरली हम उसको किस में रखते हैं, वेक्टर्स। ये बात क्लियर। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखना कैसे कैसे होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एयर ड्रॉपलेट या फॉर्माइट, फॉर्माइट मींस एयर ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि जैसे खांसी जुकाम हम देखते हैं कि भारी कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरिया या वायरल डिसीजेज होती हैं जो सामने वाले को भी हो सकती हैं सिर्फ एक प्रेजेंस सेम एनवायरनमेंट में होने के कारण से। जैसे कोविड एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। कोविड में क्या था, अगर एक इंसान को कोविड है तो उसके आसपास का बहुत बड़ा सरफेस एरिया या बहुत बड़ा आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें भी एयर ड्रॉपलेट्स में कोविड का वायरस हो सकता है, और अगर किसी और इंडिविजुअल के अंदर वो कांटेक्ट में आ गया तो वो वहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एयर ड्रॉपलेट, एयर सोल्स जब किसी भी वेक्टर के, किसी भी पैथोजन के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी भी डिसीज को फैलाने का काम करे, किसी भी पैथोजन को फैलने में मदद करें, तो उस टाइप के एरोसोल वाले हम डिसीज को क्या मानते हैं, दैट इट इज देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फॉर्माइट क्या होता है, जनरली जो वायरल डिसीज होती है ना वो छूने से भी फैल जाती हैं। जैसे कोविड था, आप देखते थे घर पे कोई भी चीज आती है तो आप उसको सैनिटाइज करते थे, क्यों, क्योंकि बाहर से अगर कोई वायरस होगा तो उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा और आप जैसे ही उसको टच करोगे तो आपकी बॉडी में एंटर करके वो दोबारा एक्टिवेट होकर रेप्लिकेट करने की ट्राई करेगा। इसी वजह से हम क्या करते थे कि कोई भी चीज़ों को लाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते थे कि उसके अंदर वायरस ना बचे, या उसके ऊपर कोई सैनिटाइजर यूज करते थे, या उसको धूप लगवाते थे, राइट। डिफरेंट एक्सट्रीम मोड्स प्रोवाइड करते थे। इसका मेन कारण क्या होता है कि जो भी फॉर्माइट बेस्ड डिसीज है उनसे हम बच सके। दूसरा आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कि इंडिविजुअल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ही जो है डिसीजेस फैलती हैं, और इनमें अगर हम बात करेंगे तो जनरली डिसीजेस जैसे स्मॉल पॉक्स, टेटनस हो सकता है। टेटनस में हम क्या देखते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के वो डायरेक्टली किसी भी वुंड से हमारी बॉडी में एंटर कर पाते हैं। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होते हैं वो जो हमारे फिको ओरल रूट से हो, फिको ओरल रूट यानी कि फीसिस में किसी तरह का पैथोजन था, वो कहीं ना कहीं से कंटेमिनेट होते हुए फूड में एंटर किया और दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करेगा। एक चीज जनरल एजम्पशन मान के चलनी है कि जनरली क्या देखा जाता है, ये फिक्स रूल नहीं है, जनरल रूल है क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं अगर कोई डिसीज एरोसोल बेस्ड है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रही हो सकती है ज्यादातर। कोई अगर डिसीज फिको ओरल रूट से चल रही है यानी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो ज्यादातर किसको इफेक्ट करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। इंसेक्ट और वेक्टर बेस्ड बोन जो है वो हमारे पास है कि जिनसे किसी ना किसी मॉस्किटो वगैरह से जो डिसीज फैलती हैं वो वाली। बॉडी फ्लूइड से हम बेसिकली उन डिसीज का मानते हैं जो डिसीज क्या हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो, एसटीडीज हो, ठीक है। तो वो बॉडी फ्लूइड से जनरली फैलती हुई दिखती हैं। अब हम इन सभी डिसीजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस। एयरबोर्न में एक है निमोनिया, एक है डिप्थेरिया। निमोनिया जो है वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। ये दोनों आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों नाम पता होना चाहिए। एक चीज याद रखनी है, अगर सब्जेक्टिव पेपर भी लिख रहे हैं तो जो सब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी कोई साइंटिफिक नेम आता है उसको आप अंडरलाइन करके आएंगे, राइट। अगर वो टाइप होकर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इटैलिक्स में आएगा, बट अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होकर। तो यहां पर देखो निमोनिया के लिए हमारे पास क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। डिप्थेरिया के लिए क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिते, ठीक है। देन हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए टेटनस है। टेटनस के लिए हमारे पास उसका जो पैथोजन है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, लॉक जॉ डिसीज। लॉक जॉ के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारी बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स के डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण मसल जो है वो लॉक हो जाती है, और ये फेटल कंडीशन भी हो सकती है अगर अच्छे से ट्रीट ना हो।
कंटेमिनेटेड फूड में टाइफॉइड आता है, टाइफॉइड के लिए हमारे पास जो पैथोजन है वो है सैलोमोनेला टाइफी। क्या है? सैलोमोनेला टाइफी। और कोलेरा जो डिसीज है, डिसेंट्री जिसको हम बोल देते हैं, उसके लिए है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा की खास बात क्या है कि विब्रियो कोलेरा जो डिसीज है, इससे हमारी बहुत ही ज्यादा डिसीज के फैलने के पैटर्न को समझने में हेल्प मिली थी। इंग्लैंड के अंदर ये केस हुआ था जिसके अंदर हाउ टू स्टडी अ डिसीज, ये हमें सीखने को मिला था विद द हेल्प ऑफ विब्रियो कोलेरा। विद द हेल्प ऑफ मींस बाय द मीन ऑफ दिस डिसीज स्टडी। इंसेक्ट और वेक्टर बोन बेस्ड बैक्टीरियल डिसीज है प्लेग, जो होती है यर्सीनिया पेस्टिस से। और बॉडी फ्लूइड से होने वाली है सिफिलिस, जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से भी रिलेशन रखता है। और इसका जो हमारे पास वेक्टर है, पैथोजन है, वो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। इसी के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वो इसी पोर्शन से यहीं से आता है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वायरल डिसीज अगर हम देखें तो कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। राइनो वायरस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वायरसेस व्हिच कॉजेज द कॉमन कोल्ड। ये जनरली 5 से 7 दिन लास्ट करता है और उसके बाद ये अपने आप ठीक होना स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है वो आता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस से होता है, और स्मॉल पॉक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से आता है पोलियो। पोलियो के आपने देखा होगा, छोटे होते जो हैं वैक्सीन जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को दी जाती हैं। और पोलियो का मेन हमारे पास क्या रीज़न है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस के लिए काम करता है। इसके अलावा इंसेक्ट वेक्टर के बेसिस पे हमारे पास आ जाता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो वेक्टर बेस्ड डिसीज है जो हमारे पास एडीज से होती है। सिमिलरली हमें देखने को मिल जाता है दूसरी तरफ हमारे पास है डेंगी। डेंगी इज ऑल्सो ड्यू टू दी वेक्टर एडीज मॉस्किटो। बॉडी फ्लूइड से फैलने वाली वायरल डिसीज है एड्स। कौन सी डिसीज है? एड्स, विच इज ड्यू टू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। इसके अलावा जेनिटल वॉर्ट्स, जेनिटल हर्पिस भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। देन अगर हम देखेंगे प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज के अंदर हमारे पास कोई भी सिलेबस में इन दोनों बेसिस पे कोई डिसीज नहीं। कंटेमिनेटेड फूड में है अमीबियासिस विच इज ड्यू टू एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसका कैरियर होती है हाउस फ्लाई। ठीक है। ये डेसेंट्री लाइक सिम्टम्स कर देती है। इंसेक्ट वेक्टर बेस्ड है हमारे पास मलेरिया, जिसका हम लाइफ साइकिल आगे चलकर अभी पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम करता है, वेक्टर होता है एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। और बॉडी फ्लूइड से फैलने वाली रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली डिसीज है ट्राइकोमोनासिस विच इज ड्यू टू ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। और लास्ट हमारे पास हेलमेंथिक आ जाती हैं। ये हमारी एनसीईआरटी के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज हैं। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है एस्कैरियासिस विच इज ड्यू टू एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एंड फिलायरेसिस और एलिफेंटेसिस जो होता है वो इंसेक्ट और वेक्टर बेस्ड है, जिसका हमारे पास पैथोजन है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया जीनस के 2 स्पीशीज हैं, एक है बैनक्रॉफ्टी, बी छोटा आएगा, ठीक है, और दूसरा है मलई। बी छोटा क्यों आएगा? साइंटिफिक नेम स्पीशीज का हमेशा स्मॉल लेटर्स में आता है, राइट। अब इसके बाद हम बच्चे आगे बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक है न्यूमोनिया, एक है टाइफाइड। टाइफाइड का दूसरा नेम होता है एंटेरिक फीवर। क्या नेम होता है? एंटेरिक फीवर। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट देखें तो ये इटैलिक्स में होने चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सैलोमोनेला टाइफी। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे मेन सिम्टम्स, तो निमोनिया का मेन सिम्टम क्या है? दैट इट इज फीवर, चिल, कफ, हेडेक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, lymph fluid in alveoli leading to severe problem in respiration and bronchioles and lips and nails gray to blue। होता क्या इसमें? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमारे लंग्स के अंदर दिक्कत करते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर बैक्टीरियल लोड बढ़ने के कारण फीवर होता है, चिल आने शुरू होते हैं, बॉडी की ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से कफ होता है, और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने के कारण हेडेक भी होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होती है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारी बॉडी फाइट बैक करने के लिए म्यूकस जो है और लिम्फ फ्लूइड्स है उसको एल्वेओली में सिक्रीट करेगी, जिसके कारण रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस ऑक्सीजन बॉडी में कम होने के कारण जो ये नेल्स हैं ये भी हमारे ब्लू कलर में टर्न करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन ये अभी हमने पढ़ा एरोसोल बेस्ड है, तो ये एरोसोल बेस्ड डिसीज है, और साथ ही साथ ये
फॉर्माइट, फॉर्माइट मीन्स ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट से फैलने वाली डिसीज भी हो सकती है। टाइफाइड जो होता है सैलोमोनेला टाइफी से होने वाला, ये कॉज करता है सस्टेन्ड हाई फीवर। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, सीधा ये लिखा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉजेज सस्टेन्ड हाई फीवर ऑफ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। और साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, स्प्लिनोमेगैली, वीकनेस, ये सब लिखा आ सकता है, पर मेन यही है। प्लस इसके अंदर हम देखते हैं सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेस एंड रिलैप्स इन निग्लेक्टेड केसेस, ये भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ाई है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, और ये माइग्रेट कर सकता है हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी बॉडी के, ठीक है। अब हमने बच्चे इसके बाद देखना है फंगल डिसीजेज। फंगल डिसीजेज जो हैं वो 3 जेनरा से फैलने वाली डिसीजेज हैं, ठीक है। ये जो 3 जेनरा हैं तो इनके बारे में ध्यान रखना, एक है ट्राइकोफाइटोन, एक है माइक्रोस्पोरम, एक है एपिडर्मोफाइटोन। फंगल डिसीजेस को हम रिंगवॉर्म डिसीज भी बोल देते हैं, ठीक है। ये रिंगवॉर्म अर्थवॉर्म वाला नहीं है, तो इसको हेलमेंथिक नहीं मानना, इसको हम रिंगवॉर्म डिसीज भी बोल देते हैं, ठीक है। और इस डिसीज के लिए एक और चीज आ जाती है टीनिया, ठीक है। फंगल डिसीजेस के 3 जेनरा हैं जो ये कर रहे हैं कॉज, एक है एपिडर्मोफाइटोन, एक है ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। और एपिडर्मो ट्राइकोफाइटोन के अलावा एक है माइक्रोस्पोरम, एक है माइक्रोस्पोरम। ये तीनों के तीनों जो हैं क्या कॉज करते हैं, क्या सिम्टम्स कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं ड्राई स्केली पैचेस स्किन के अंदर, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन, राइट, और रैशेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्क्रैच करने का उस एरिया को जो है हमारे पास एक इच्छा आती है। इसका अगर हम बात करेंगे कंटेमिनेशन जो है या ये पैथोजन कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैलता है, तो इसके अंदर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरली क्या देखते हैं, कंटेमिनेटेड सॉइल, सॉइल से आ सकता है। सॉइल के अलावा टावल्स जो हैं, अगर हम बात करें किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के हो सकते हैं, उसके कोई भी क्लोथ्स हो सकते हैं, उसका कॉम्ब हो सकता है, जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, वो सारी इस डिसीज को फैलाने में हेल्प कर सकती है। जनरली हमें क्या देखा जाता है कि फंगल डिसीजेज जो हैं वो हीट से बढ़ जाती हैं। हीट के साथ साथ अगर हम बच्चे बात करें, जो हमारे पास मॉइस्चर होता है वो भी इसको इंक्रीज करने का काम करता है। तो हीट एंड मॉइस्चर जो हैं दे इंक्रीज द डिसऑर्डर, राइट, इसको ये बढ़ाने में मदद करती हैं। इसी वजह से ये ह्यूमिड रीजन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे अगर हम बात करें आर्म पिट्स हो गया, ग्रोइंस का रीजन हो गया, वहां पर इसके देखने के हमें ज्यादा चांसेस दिखते हैं। ये बात क्लियर है सभी को। तो ये बैक्टीरियल होगी, ये फंगल होगी, ये इससे पहले हमारे पास जितनी भी डिसीज है उनका फ्लो चार्ट हो गया। हेलमेंथिक हमने पढ़ ली है, प्रोटोजोन पढ़ ली है, वायरल डिसीज जितनी हमारी हैं वो भी हमारी कवर हो गई हैं। अब बात आती है हाउ डू वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिसीज। तो इन डिसीज से बचने का इलाज क्या है कि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें। पर्सनल हाइजीन मतलब हम नहाएं रोज, है ना, हम अपने आसपास जो है साफ कपड़े डाल लें, आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखें, घर में साफ सफाई होनी चाहिए। पब्लिक हाइजीन का मतलब है कि हम पब्लिक में गंद ना डालें, है ना, कूड़ा ना फेंकें, पानी ना जमा होने दें कहीं ऐसी वैसी जगह पे। साथ ही साथ जो पब्लिक स्पेसेस है उनको साफ रखने की ट्राई करें, जिसकी हेल्प से क्या हो, इन डिसीजेस का फैलने का खतरा कम हो। प्लस जो वेक्टर को एलिमिनेट करें, वेक्टर एलिमिनेशन का मतलब, जैसे इन डिसीजेस का वेक्टर जनरली मॉस्किटोज होते हैं कई सारे उनके, अब अगर हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को ही कम करवा दें तो ये वेक्टर्स जो हैं वो कम फैलेंगे, और वेक्टर फैलने से अगर वेक्टर कम होगा तो हमारी डिसीज के फैलने के चांसेस भी कम रहेंगे। अब ये कर कैसे सकते हैं, तो हम बच्चे इसको करेंगे कैसे, हम इस चीज को कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग एनी स्टैंडिंग वाटर।
कोई भी अगर हमें ऐसा पानी है जो बहुत दिनों से किसी एरिया में पड़ा है, खड़ा है, तो उस पानी को हमें एलिमिनेट करने में हेल्प करना है। मान लो वो पॉन्ड का इलाका है जिसको हम खाली नहीं कर सकते, राइट? तो पॉन्ड के इलाके में क्या करोगे? तो पॉन्ड के इलाके में हम इनके नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस करें, डक्स को इंट्रोड्यूस करें जो मॉस्किटो लार्वा को डिस्ट्रॉय करती हैं, गैम्बूजिया जैसी फिशेस को करें। गैम्बूजिया इज अ फाइट फिश, राइट, जिसको हम बोल देते हैं फाइट फिश। गैम्बूजिया की खास बात क्या है? दैट इट फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। फ्रॉग को इंट्रोड्यूस करें जिनकी वजह से मॉस्किटो जो है उस इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो, और मॉस्किटो के एलिमिनेट होने से जितनी भी वेक्टर बेस्ड डिसीज हैं वो भी हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी, और हम इस तरह से इन डिसीज से बच सकते हैं। ये सारी हैबिट्स जो हैं अपनानी चाहिए, जिससे क्या हो, हमारी जो हेल्थ है वो बनी रहे और डिसीजेस से हमें छुटकारा मिलता रहे। ये बात क्लियर? पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर, ये प्राइमरी है। साथ ही साथ हमें और भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और चीज़ों में जैसे हम बच्चे बात कर सकते हैं अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद दी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में हम आगे समझेंगे, हाउ विल दी वैक्सीनेशन हेल्प इन दिस मैनर, ठीक है? तो आई होप सभी को ये डिसीज का आइडिया लग चुका है। अब हमने देखना है प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन डिसीज के अंदर हमारे पास एक डिसीज जो है वो खास सिलेबस में है, वो है मलेरिया। मलेरिया इज ड्यू टू दी प्लाज्मोडियम, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अगर हम बच्चे बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। हमारे पास जनरली जो सबसे कॉमन वेरिएंट है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मोडियम नोलेसी होता है, प्लाज्मोडियम मलेरे होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, राइट? ऑल दीज आर प्रेजेंट। लाइफ साइकिल भी जो हम पढ़ेंगे वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का पढ़ेंगे। इसका जो वेक्टर होता है, जिसको हम इसका प्राइमरी होस्ट भी मानते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, वो है फीमेल एनोफिलीज, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो है ह्यूमन, ठीक है? ये बात क्लियर? अब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्साइट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड मलेरिया। अब इसमें होता क्या है? स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को, और ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट रिलीज करता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? दैट इज स्पोरोजोइट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन। अब ये स्पोरोजोइट जो है वो सीधा आरबीसीज के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करता है लीवर के अंदर, और लीवर के जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, इन हिपेटोसाइट्स के अंदर ये रेप्लिकेट करता है, जिसको हम बोल देते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी, और यहां पर ये मल्टीप्लाई करता है बाय एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन, और यहां से ये बनाता है क्रिप्टोजोइट्स, राइट? मेटाक्रिप्टोजोइट्स। और ये मेटाजोइट्स जो होते हैं ये देन अटैक करते हैं आरबीसीज के ऊपर। आरबीसीज के अंदर इनकी सिंगनेट रिंग स्टेज, रिंग की तरह एक स्टेज होती है जिसके अंदर वैक्यूल बन जाता है बहुत बड़ा, और वो हमें रिंग की तरह दिखती है, वो स्टेज भी आती है। प्लस ये मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पर लास्ट में बनाते हैं मीरोजोइट्स, ठीक है? ये बात क्लियर है? अब ये जो मीरोजोइट्स है, ये इसकी हम बात कर सकते हैं पैथोजेनिक स्टेज है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज को कॉज कर रही है, राइट? इनफेक्ट हमें किसने किया था? स्पोरोजोइट ने। हमारे लिए जो पैथोजेनिक है, जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है, वो स्टेज कौन सी है? मीरोजोइट, जो आरबीसीज के अंदर बन रही है। अब मीरोजोइट में होता क्या है? जो हेमोग्लोबिन है इट इज कन्वर्टेड इनटू, अगर हम बच्चे बात करें तो यहाँ पर हेमोजोइन डॉट्स बनते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करके, इसको ब्रेक करके ना हेमोजोइन बनता है। हेमोजोइन प्लस मीरोजोइट्स दोनों चीजें बन रही हैं। मीरोजोइट्स बेसिकली क्या है कि स्पोरोजोइट का मल्टीप्लाइड फॉर्म, और हेमोजोइन क्या है? हेमोग्लोबिन को ब्रेक करके मिलने वाला फॉर्म। क्योंकि जो स्पोरोजोइट्स ने लीवर के बाद आरबीसीज को अटैक किया था, उन्होंने वहां पर फीड किसके ऊपर किया? हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन पे फीड करने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बना वही हमारे पास क्या है? हेमोजोइन। अब जैसे ही आरबीसी रप्चर करते हैं, ये जनरली रप्चर करते हैं या तो 48 आवर के साइकिल के बाद या 72 आवर, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ प्लाज्मोडियम। और जैसे ये रप्चर करते हैं, ये हेमोजोइन हमारे हाइपोथैलेमस तक सिग्नल भेजने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस फीवर कॉज करता है। इसीलिए हमें इसके अंदर रीअकरिंग फीवर देखने को मिलता है। अगर वो 2 दिन बाद हो रहा है तो टर्शियन फीवर, और अगर वो 3 दिन बाद हो रहा है,
अगर 72 आवर का साइकिल हुआ आरबीसी को अटैक करने का तो 3 दिन बाद आएगा। अगर 3 दिन बाद आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टरन फीवर। इसीलिए हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सिम्टम मलेरिया का क्या है कि हर 2 दिन बाद तीसरे दिन बुखार आता है या हर 3 दिन बाद चौथे दिन बुखार आता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्पोरोजोइड्स हैं दे विल अटैक द आरबीसी आफ्टर अटैकिंग द लीवर, और ये स्पोरोजोइड्स आरबीसी को अटैक करके उसमें से रप्चर करवाने में कितना देर लगाते हैं? 72 आवर्स और 48 आवर्स। जैसे ये रप्चर होकर मीरोजोइड बनाते हैं, ये मीरोजोइड या तो गैमोगनी कर सकता है या ये क्या करेगा, दोबारा से जाकर आरबीसी को अटैक करेगा। तो ये चीज होगी। अब ये आरबीसी को दोबारा अटैक करेगा, आरबीसी को दोबारा अटैक करके दोबारा ये साइकिल चलाएगा और दोबारा से क्या होगा? फीवर। तो रीअक्रिंग फीवर आफ्टर 2 और 3 डेज ये चल रहा है। ये हुआ। साथ ही साथ जो ये मेरोजोइड्स हैं दे विल नाउ फॉर्म देयर गैमेट्स एंड इसी को हम क्या बोलेंगे? गैमोगोनी। तो क्या याद रखना है कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम हमारे पास पैथोजन है, इसका इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन कौन है? स्पोरोजोइड। इसका इन्फेक्शियस जो हमारे पास स्टेज है वो कौन है? पैथोजेनिक स्टेज मेरोजोइड। इस पैथोजन की अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस में हो रही है? ह्यूमन। इसी कारण से ह्यूमन इसका कैसा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट है। कैसा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट है। और ह्यूमन के अंदर इसकी गैमीट फॉर्मेशन भी हो रही है। गैमीट फॉर्मेशन मॉस्किटो के अंदर नहीं हो रही। गैमोगनी कहां हो रही है? इनसाइड द ह्यूमन। गैमीट फॉर्मेशन के बाद अब जरूरी है कि मॉस्किटो दोबारा बाइट करे। अगर मॉस्किटो दोबारा बाइट किया तो लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अगर मॉस्किटो दोबारा बाइट नहीं किया तो हो सकता है ये लाइफ साइकिल डिसकंटिन्यू होकर धीरे धीरे टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। दोबारा बाइट करने पे क्या होता है कि ये दोनों गैमीट्स एंटर करते हैं इनसाइड दी मॉस्किटो। मॉस्किटो के ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मिडगट में जाकर फर्टिलाइज करते हैं और बनाते हैं ऊकेनाइट। ये ऊकेनाइट इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्टेजेस हैं, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट, राइट, ये सारी के सारी स्टेजेस क्या है? हैप्लॉइड, including the gametes. But ookenite which formed after the formation of zygote is only diploid stage which is present over here. This ookenite will then perforate into midgut. midgut के अंदर ये काट कर वहां से निकलेगा। और हमें पता है कि जो मॉस्किटो होता है ये एक आर्थ्रोपोड है, तो इसके मिडगट के बाहर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या प्रेजेंट होगा? हेमोलिम्फ फ्लूइड, राइट। हेमोसील होगी, हेमोलिम्फ फ्लूइड होगा। ये हेमोलिम्फ फ्लूइड में एंटर कर ऊकेनाइट देन अगेन हैप्लॉइड फॉर्म बनाता है। हैप्लॉइड फॉर्म बनाकर क्या बनाता है? स्पोरोजोइड। क्या बनाता है? स्पोरोजोइड। और ये स्पोरोजोइड देन अगेन अटैक किसको करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में ये जो अब स्पोरोजोइड है दे विल बी अगेन रिलीज्ड इनटू अनदर ह्यूमन बीइंग व्हेनेवर इट द मॉस्किटो विल बाइट सम अदर ह्यूमन बीइंग। बात क्लियर? तो एक ह्यूमन बीइंग से आया, फर्टिलाइजेशन हुई, स्पोरोजोइड सलाइवरी ग्लैंड में बने, और फिर ये जब दोबारा मॉस्किटो किसी और ह्यूमन को काटेगा तो वहां पर ये मॉस्किटो के थ्रू फैल जाएंगे स्पोरोजोइड और ये लाइफ साइकिल क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूड। बात क्लियर? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आई होप सभी को बातें क्लियर है। प्राइमरी होस्ट कौन है? सेकेंडरी होस्ट कौन है? ये बीमारी जो है सबसे पहले अटैक किसके ऊपर करती है बॉडी के अंदर? तो किस पे करती है? लीवर पे, फिर आरबीसी पे, फिर इसके गैमेट्स बनते हैं। ह्यूमन के अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल? तो कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल। मॉस्किटो में कौन सा है? सेक्सुअल। गैमेट फॉर्मेशन इसकी किस में हो रही है? ह्यूमन के अंदर। मॉस्किटो के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी मॉस्किटोज मिडगट, और वहां पे ही फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी डिप्लॉयड स्टेज बनती है विच इज ऊकेनाइट। दिस ऊकेनाइट देन फॉर्म्स अ सिस्ट इन द मिडगट, और वहां से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर इसका दोबारा से कौन बनता है? स्पोरोजोइड, विच थ्रू हेमोलिम्फ again attacks the salivary gland and gets stored inside that, and with this saliva it will again infect another human being whenever the mosquito bites him or her. बात क्लियर? अब ये था हमारा पहला डिसऑर्डर जो था प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है एड्स। एड्स के बारे में बात करेंगे। एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी
सिंड्रोम। इसको हम सिंड्रोम कंसिडर करते हैं, डिसऑर्डर या डिसीज नहीं, बिकॉज इट इज ग्रुप ऑफ डिसीजेस, राइट। Acquired immunodeficiency disease is due to a pathogen which is by the HIV infection। तो एक चीज याद रखना है, किसी भी HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को हम एड्स का मरीज नहीं बोल सकते। HIV इन्फेक्शन होना अलग बात है, एड्स होना अलग बात है। HIV इन्फेक्शन की एक स्टेज होती है जिसको हम एड्स बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हर इंडिविजुअल विद HIV इन्फेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड दैट ही और शी हैज एड्स। ही और शी कैन डेवलप एड्स, और वो एड्स कब डेवलप होगा, जब उसकी बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और उसको होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। एड्स के अंदर जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, it attacks two cells. One is macrophages, which are called as HIV factory. Why? Because in macrophages the size of the cell is very large, and due to which HIV can reproduce itself many times like a factory। जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज बहुत बारी बन सकती है क्योंकि बहुत बड़ी प्रोडक्शन चेन होती है, वैसे ही मैक्रोफेज बहुत बड़ा सेल है और वो बहुत सारे लंबे टाइम के लिए क्या बना सकता है, HIV के वायरस के मॉलिक्यूल्स बना सकता है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, HIV फैक्ट्री। Another target cell of this is TH cell। TH cell होता है T helper cell। क्या होता है, T helper cell। These are the two targets। अगर हम एड्स की बात करें तो इसका फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1981 से, और इसने लास्ट 25 इयर्स में 25 मिलियन पीपल्स जो हैं उनको डेथ हुई है। सो इट कॉजेज डेथ इन 25 मिलियन पर्सन्स इन लास्ट 25 years। It was discovered in 1981। First case was registered that। At that time it was considered a homosexual disorder, right? Gay related disorder। But later on it was discovered that it is not a gay related disorder, it is a sexually transmitted disorder through a sexually transmitted infection। बात क्लियर। अब ये sexually transmitted infection या अगर हम disorder की बात करें तो ये नॉन कंजेनाइटल है, यानी ये बाय बर्थ होने के चांसेस ज्यादातर नहीं होते, एंड इट इज अ फेटल इन्फेक्शियस डिसीज जो फेटल हमें देखने को मिलती है। इन दिस वी विल सी दैट देयर इज दिस मॉलिक्यूल ऑफ HIV। अब हम इसको समझेंगे। HIV के मॉलिक्यूल की खास बात क्या है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर टाइप्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो इट हैज टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये एक दूसरे के होते हैं नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। थस दे कैन नेवर बाइंड टू देमसेल्फ एंड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। दे विल ऑलवेज रिमेन एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। प्लस इट हैज 4 एंजाइम्स इन द सेंटर। 2 ऑफ दीज आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो RNA से DNA बनाने में हेल्प करेंगे, प्लस 1 इज इंटीग्रेस जो इस DNA जो बनेगा RNA से उस DNA को होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट करने में हेल्प करेंगे, और एक है प्रोटीएज। प्रोटीएज विल हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच आर फॉर्मिंग इन द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है ये P24 का एक कैप्सिड होगा और उसके ऊपर एक P17 का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होगा, प्लस देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ए लिपिड लेयर। दिस इज द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। 2 लिपिड की लेयर्स हैं, यानी कि लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। ये लिपिड बाइलेयर कहां से आती है, दिस इज फ्रॉम द होस्ट सेल। तो जो हमारे होस्ट सेल टारगेट सेल है HIV फैक्ट्री और TH सेल, इन दोनों से आएगी। ओवर दिस लिपिड बाइलेयर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्पोक्स। ये स्पोक्स किसके होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। एक होता है एक्सट्रिंसिक यानी बाहर वाली तरफ विच इज GP120, and one is intrinsic which is GP41 which is between the lipid bilayer। ऐसे ये स्पोक्स हमारे पास टोटल 72 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं जो इस पूरे के पूरे सर्कल को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ये HIV का वायरस होता है ये हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी का जो MHC होता है वो सिमिलर प्रेजेंट होता है इन दिस वायरस, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर भी कहां से आई है, हमारे ही बॉडी के सेल से आई है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, इसीलिए इसको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है।
अब ये GP120 और GP41 का काम क्या है? इनका काम है टू बाइंड दी रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल, और इन दोनों के अंदर ये मिलकर क्या करें? इन्फेक्शन कॉज करें। ठीक है, बाकी चारों एंजाइम का काम क्या है वो भी हमने देखा। अब हम इसको फंक्शनिंग को देखते हैं। अब होता क्या है, किसी भी होस्ट से हमारा जो ये सेल है वो आता है, दिस इज द HIV वायरस, ये आकर हमारे बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करता है। रिसेप्टर में जैसे एक होता है CD4 रिसेप्टर, राइट, ऐसे CXCR4 होता है, CCR5 होता है, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। बाइंड करने के बाद mRNA जो है वो अंदर आता है। mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर बनता है हमारा DNA स्ट्रक्चर। DNA से बनता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA हमारे सेल्स के अंदर जो है इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, इंटीग्रेट होने के बाद इससे बनता है नया प्रोटीन, दिस इज द न्यू प्रोटीन एंड mRNA स्ट्रक्चर्स। तो नए mRNA स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और प्रोटीन्स बन रहे हैं, इनसे नई पैकेजेस बन के ये बॉडी से एग्जिट करता है। तो ध्यान से एक बार दोबारा देखेंगे तो बॉडी के अंदर क्या आया? HIV, रिसेप्टर से बाइंड किया, अंदर आया, अंदर जो mRNA आया उसने क्या बनाया? डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA कहाँ चला गया? न्यूक्लियस के अंदर। इंटीग्रेज ने इसको इंटीग्रेट किया DNA के साथ। इसकी अब होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए, यूजिंग होस्ट मशीनरी इसने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसके पास नए mRNA भी बने, प्रोटीन्स भी बने। इन प्रोटीन और mRNA को यूज करके और लिपिड की बाइलेयर को यूज करके इसने नए एनवेलप्स बनाए, न्यू प्रोजेनी ऑफ HIV। इस तरह से इसने एप्लीकेट किया। अब ये रेप्लिकेशन दो सेल में चल रही है। एक होस्ट सेल इसका हो सकता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का इतना बड़ा साइज है कि उसको पता ही नहीं चलता कि HIV उसमें से घूम के जा रहा है, रेप्लिकेट होके जा रहा है। तो मैक्रोफेज बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत सारा HIV साथ साथ बनाता रहता है। तो बहुत सारा HIV बनाने के कारण इसको हमने क्या बोला? HIV फैक्ट्री। पर जो टी हेल्पर सेल होता है वो इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा सेल है, वो ज्यादा देर ये प्रोसेस नहीं करवा पाता, और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी डिस्ट्रक्शन के कारण धीरे धीरे जब ये टी हेल्पर सेल की कंसंट्रेशन 200 सेल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब से भी कम रह जाएगी, तब हम इसको क्या मानते हैं? दैट दिस डिसीज इज कॉल्ड एड्स। अब इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है बहुत बुरी तरह से। इस इम्यून सिस्टम के कॉम्प्रोमाइज होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शियस अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेज हैं वो अब एंटर कर सकती हैं, जिनके नेम्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी किए हुए हैं। अब ये बैक्टीरियल, पैथोजेनिक डिसीज, वायरल डिसीजेज, हेलमेंथिक डिसीज बॉडी के अंदर बहुत आसानी से रेप्लिकेट करते हुए अपने आप को ग्रो करेंगी, और एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के कारण डेथ भी हो सकती है। अब इसमें एक चीज क्या याद रखनी है कि ये पूरे सर्कल का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या रहता है? इट कुड बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट कुड बी प्लेसेंटा, तो इससे ये मदर से फीटस के अंदर भी फैल सकता है। इट कुड बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट कुड बी इन्फेक्शियस नीडल्स, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, इन्फेक्शियस नीडल से भी फैल सकता है। इसी वजह से बार्बर के पास जब भी जाते हो तो कोई भी ब्लेड है उसको रीयूज करवाने की बजाय फ्रेश ब्लेड के लिए बोला जाता है, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखते हो जो सिरिंजेस होती हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं, वन टाइम यूज सिरिंज होती है। क्यों? क्योंकि वरना इनसे क्या होगा? डिसीजेस फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका हाई रिस्क इंडिविजुअल्स क्या हैं? तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स एड्स के लिए वो रहते हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने के कारण देयर इज अ चांस दैट इट विल स्प्रेड अमंग मैनी पीपल वेरी क्विकली। इसके साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलता है? दोज इंडिविजुअल्स who mother herself has a HIV infection and will transmit it to their progeny, that is their fetus. So from पेरेंट्स ऑफ द HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो उनके चिल्ड्रन हैं उनके अंदर फैलने के चांसेस भी ज्यादा हैं। प्लस ये हमें उनके अंदर देखने को मिलता है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। ड्रग एडिक्ट्स के अंदर एक खास बात क्या होती है कि दे आर
समटाइम्स कंज्यूमिंग इंट्रावेनस ड्रग्स, इंट्रावेनस इंजेक्शन से ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। इंट्रावेनसली जब भी ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है तो वहां पर हाइजीन जो है वो जनरली लॉस हो जाती है। एक ही सिरिंज को रीयूज कर रहे होते हैं या मल्टीपल लोग एक ही सिरिंज को यूज कर रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो HIV की इन्फेक्शन है उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। HIV जो है वो डिसीज जल्दी से जल्दी फैल सकती है। हम इसके साथ साथ क्या देखते हैं दैट रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से भी HIV जो है वो फैल सकता है और HIV के फैलने के चांसेस रह सकते हैं। HIV का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? तो HIV का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ELISA, which is called as enzyme linked immunosorbent assay। ये ELISA क्या होता है ये हम बायोटेक वाले यूनिट में आगे चलकर सिलेबस में कवर करेंगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर HIV AIDS इज ELISA। ELISA इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। साथ ही साथ इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? तो इनिशियल सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है दैट बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस there is usage of antiretroviral drugs. These drugs reduces the chances of multiplication of the virus by blocking the reverse transcriptase, by blocking the integrase and by blocking the protease enzyme of the HIV। जो ये enzymes हैं अगर हम इनको ब्लॉक कर दें तो चांसेस जो है इन्फेक्शन के बढ़ने के कम हो जाएंगे। ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, हम इनसे HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट हम HIV या एड्स से उसकी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। दीज डिसीजेज आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल येट। ये बात क्लियर है? प्लस इनसे प्रिवेंशन ही इसीलिए बेस्ट ट्रीटमेंट बन जाता है। प्रिवेंशन में क्या आ जाता है? प्रिवेंशन में आ जाता है अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, उसके अंदर आ जाता है अवॉइडिंग दी इन्फेक्टेड नीडल्स, रीयूजेबल नीडल्स, उनको रीयूज नहीं करना चाहिए, यूजिंग दी स्टेराइल ब्लेड, स्टेराइल नीडल्स। साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसको अगर हम बात करें बहुत ही ध्यान से जो है परफॉर्म करना चाहिए। एंड इवन द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डम्स विच प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ डिसीज स्प्रेड, उनको यूज करना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब इन सभी के बाद हमारे पास जो लास्ट डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में आ जाता है वो आ जाता है कैंसर। कैंसर अगर हम बच्चे बात करें इट इज रिलेटेड टू अ डिसीज विच इज अनरेगुलेटेड, इट इज रिलेटेड टू अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो ये बॉडी का ही एक फेलियर होता है जब क्या हो बॉडी के सेल्स एक ऐसी प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर दें कि वो अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ कर रही हो, तब हम उसको क्या मानते हैं? कैंसर। कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस काइंड ऑफ डिसीज। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि बॉडी का जो नॉर्मल सेल है उसके थ्रू और कैंसरस सेल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। कैसे? नॉर्मल सेल जो होता है बच्चे अगर हम बात करें उसके अंदर ग्रोथ जो है वो हाईली रेगुलेटेड होती है, बट जो कैंसरस इंडिविजुअल होते हैं उसके अंदर ये ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या डिफरेंस होती है? हमारे सेल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब आजू बाजू देखो, उस हिसाब से बैठो, ज्यादा फैलने की कोशिश ना करो। मतलब मान लो आपके आसपास दो लोग बैठे हैं, अब आप अगर उन दोनों के बीच में बैठे हो तो एक सभ्य इंसान क्या करेगा? अपनी स्पेस उतनी ही लेगा जिससे आसपास के सेल्स को डिस्टरबेंस ना हो और उससे ज्यादा फैलेगा नहीं। पर एक असभ्य इंसान क्या करेगा? वो फैलता ही चला जाएगा, वो अपना सामान इधर भी फेंक देगा, इधर भी फेंक देगा और दूसरे सेल्स को परेशान करना शुरू कर देगा या दूसरे लोगों को, आसपास के लोगों को परेशान करेगा। नॉर्मल सेल बॉडी का क्या होता है? सभ्य, तो वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या करेगा? शो। बट जो कैंसरस सेल है ये एक है असभ्य सेल जो अनरेगुलेटेड है, जो अगर हम बात करें बेलगाम हो चुका है, और ये सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जैसी प्रॉपर्टी को कभी भी शो नहीं करेगा। ये सेल हमेशा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जैसी प्रॉपर्टी को शो करना बंद कर देगा। राइट? अब ये तो हुआ कैंसरस सेल कैसा होता है। कैंसरस सेल के अगर हम बात करें तो उससे हमारे पास कैंसर के टाइप्स भी आ जाते हैं। कैंसर के टाइप्स या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाले स्ट्रक्चर्स के टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है ट्यूमर।
दोनों में फर्क क्या है बच्चे? जो बेनाइन होता है वो एक लोकेशन में कन्फाइंड होता है, लोकलाइज्ड होता है। ट्यूमर जो है वो स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं मेटास्टेसिस। तो इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होती है, स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। बेनाइन को हम कैंसर नहीं मानते, हम इसको सिर्फ ओवरग्रोथ ऑफ एन स्ट्रक्चर मानते हैं जिसको हम आसानी से रिमूव कर पाते हैं। बट अगर हम बात करेंगे ट्यूमर को, तो ट्यूमर को रिमूव करना मुश्किल होता है, बिकॉज ये बॉडी के एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू तक फैल जाता है। जनरली हमारे पास 90% ऑफ दी जो कैंसर्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हमें बेनाइन और ट्यूमर की डेफिनेशन में ये चीजें याद करनी है। डैमेज अगर हम देखेंगे तो डैमेज जो है वो बेनाइन के अंदर कम रहता है, पर ट्यूमर के अंदर वो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हद तक फैल चुका होगा। अब हम समझेंगे इसके कॉजेज क्या रहते हैं, हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स कॉजेज द कैंसर। सो द कॉजेज ऑफ द कैंसर इज बेसिकली नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे किसी भी सेल का कैंसर में ट्रांसफॉर्म होना हम उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। तो जो भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल बन जाए उसको हम क्या बोलेंगे? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल जीन है, जो हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ की जीन है, नॉर्मल सेल ग्रोथ जीन, वो ट्रांसफॉर्म करके कैंसरस हो सकती हैं। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं उनको हम कार्सिनोजन बोलते हैं, और नॉर्मल सेल ग्रोथ वाली जीन को हम प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, जबकि कैंसरस जीन को हम ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, तो एक होती है ऑन्कोजीन, एक होती है प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन है, इसके अंदर कोई भी म्यूटेशन जब चेंज करके इसको अनकंट्रोल कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। तो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर विदाउट कैंसर प्रोटो ऑन्कोजीन ज्यादा होंगी, ऑन्कोजीन्स नहीं होंगी। कैंसरस इंडिविजुअल में हम क्या देखने को मिलेगा कि ऑन्कोजीन्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ये प्रोटो ऑन्कोजीन को हम सी ऑन्को भी बोल देते हैं। ठीक है, carcinogen is the any agent which causes this kind of disease. This carcinogen could be some kind of physical agent, it could be some kind of chemical agent, and it could be some kind of even biological agent. फिजिकल एजेंट में हमें देखने को मिल जाती हैं रेडिएशंस। आप देखते हो कि लोग बोलते हैं कि एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड ये थोड़ा कम करवाना चाहिए, कारण इन रेडिएशंस में हमें देखने को मिलता है हार्म करने की टेंडेंसी होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर काइंड ऑफ ए फिजिकल एजेंट्स ऑफ कार्सिनोजन। ये रेडिएशंस दो टाइप की होती हैं। ठीक है, इन रेडिएशंस में एक होती है आयोनाइजिंग और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग। तो दो टाइप की रेडिएशन है हमारे पास। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है बच्चे, उसके अंदर याद रखना आयोनाइजिंग में आ जाती है एक्सरे, यूवी रे, यूवी रे। नॉन आयोनाइजिंग जो बच्चे हमारे पास रेडिएशन है उनके अंदर हमारे पास आ जाती हैं गामा रेज। ठीक है, पर ये सारी की सारी हमें क्या देखने को मिल जाती हैं? हार्म करती हैं। उल्टा हो गया, एक मिनट रुको। एक्सरे और गामा रे जो होती है वो हमारी आयोनाइजिंग है, और जो हमारी यूवी रे है वो हमारी नॉन आयोनाइजिंग है। ठीक है, केमिकल एजेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे सूट। ठीक है, जो हमारे पास धुआं देखने को मिल जाता है, कार्सिनोजन जो है टार होता है वो होता है। इसके साथ इंक जो होती है पेपर की वो भी कार्सिनोजेनिक होती है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं जो हमारी कार्सिनोजेनिक होती हैं, राइट, केमिकल्स होते हैं। ड्रग्स के अलावा अगर हम बात करें जैसे टबैको है, टबैको का जो स्मोक है, it is also carcinogenic because it contains certain chemicals which are carcinogenic. बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास कुछ वायरसेस आ जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये वायरसेस जो हैं दे कुड कॉज दिस काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड थस कंसीडर्ड एज कार्सिनोजेंस। तो ये आ गया हमारा कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स के बाद हमें यहाँ पे और की क्या देखने को मिल जाता है? दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
diagnosis. There are different types of diagnosis of this disorder. जैसे ब्लड काउंट सेल काउंट आ जाता है, जो हमें ल्यूकेमिया जैसी डिसीजेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड कैंसर जिसको बोल देते हैं, WBCs का एबनॉर्मल ग्रोथ को जो है कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी तरह से बोन मैरो टेस्ट भी आता है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ब्लड काउंट के अलावा हमारे पास आ जाते हैं बायोप्सी। बायोप्सी बेसिकली क्या होता है कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन का कुछ पार्ट लो, उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टो मींस टिश्यू पार्ट, पैथोलॉजिकल मींस उसको हमें क्लिनिकली स्टडी करते हैं कि क्या कोई बेनाइन या ट्यूमरस टिश्यू तो प्रेजेंट नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर होता है बायोप्सी वाला, ये हमें हेल्प करता है टू डिटेक्ट दी सर्टेन कैंसर्स, राइट, बाय द हिस्टोपैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशंस। इसके अलावा हमारे पास एक्सरे आ जाता है, सीटी स्कैन आ जाता है। सीटी स्कैन में हमारे पास कंप्यूटर टोमोग्राफी है। दोनों एक्सरे यूज करती हैं, एक 2D इमेज बनाता है, एक एक्सरे यूज करके हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज। दोनों इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करें, एक 2D एक 3D। एक MRI आ जाती है जो मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज करती है, और ये भी इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें इसके अंदर रेडियोग्राफी वगैरह के अलावा एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जो सर्टेन कैंसर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी बेस्ड भी हो सकते हैं ये। जनरली हमने क्या देखा है कि कैंसर सेल को अपने आप को हाइड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इम्यून सिस्टम से। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के ही सेल्स हैं जो ओवर ग्रो कर रहे हैं, अनकंट्रोल रेगुलेटेड ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए हम इनको बॉडी के अंदर डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इम्यूनोथेरेपी ऑफ अल्फा इंटरफेरोन, जो बेसिकली एक टाइप का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। इम्यूनोथेरेपीज को बोल देते हैं कि कैंसर सेल से हम क्या कर सके, फाइट कर सके। प्लस केमोथेरेपी होती है, केमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स दी जाती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को फाइट करें। प्लस इसके साथ साथ हम देखते हैं रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन दी जाती है, रेडिएशन से सेल्स को किल करने की ट्राई की जाती है। तो ये सारी चीज़ों से हेल्प होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर है हम उसको एलिमिनेट कर पाएं। इन सभी चीज़ों से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देखो। इसी के साथ हमारा डिसीजेज वाला पार्ट सारा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट बचता है वो बचता है इम्यूनिटी वाला। तो 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद इम्यूनिटी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। पानी पुनी पियो, 2 मिनट का ब्रेक लो, इसको ध्यान से देखो। जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने अभी तक सारी डिसीजेस के बारे में लगभग स्टडी की है, ठीक है। अब हम इसके बाद डिसीजेस के बाद इम्यूनिटी वाले पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हमने आगे देखना इम्यूनिटी वाला पार्ट, ध्यान से देखना बच्चे। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपनी बॉडी को किसी भी पैथोजन से बचा पाते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अ पैथोजन, राइट। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी और होस्ट बॉडी टू फाइट एंड एलिमिनेट अ पैथोजन। अब ये इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड और एडेप्टिव। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये हमने वर्टेब्रेट्स के अंदर डेवलप होती देखी है, ह्यूमन के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो जनरली प्रेजेंट होती है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, इट इज गेन्ड आफ्टर बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, ये किसी भी पैथोजन के लिए चेंज नहीं होती, सभी के लिए सिमिलर टाइप का बैरियर बनाती है। कोई पैथोजन अगर उस बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है तो क्रॉस करेगा, अगर कोई पैथोजन क्रॉस नहीं कर पा रहा तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी सभी के लिए स्पेसिफिक है
और स्पेसिफिक होने के कारण ये अपने बैरियर सिस्टम को उस तरह से डेवलप करती है कि हर पैथोजन के ऊपर ये इफेक्टिवली अटैक और काम कर पाए। बॉडी की इमीडिएट इम्यूनिटी जो होती है, इमीडिएट इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स के अंदर जो इमीडिएट इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है? इन्नेट। यानी सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म पैथोजन पहली बार आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहली इम्यूनिटी कौन सी है? इमीडिएट इम्यूनिटी है इन्नेट। और उसी पैथोजन के लिए अगर हम देखेंगे कि ऐसी कोई इम्यूनिटी कौन सी होगी कि जो पहले तो नहीं प्रेजेंट पर बाद में इंक्रीज हो जाए, तो वो है एक्वायर्ड, विच इज हाई ड्यूरिंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंड इनकाउंटर, जिसको हम एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी है ये मेमोरी बनाती है, बट जो दूसरी हमारी इम्यूनिटी है इन्नेट, वो मेमोरी नहीं बनाती। सो इन द इन्नेट इम्यूनिटी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेमोरी ऑफ पैथोजन। इसी वजह से इसका हमेशा रिस्पॉन्स इमीडिएट और सेम रहता है, नॉन स्पेसिफिक। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स पहले रिस्पॉन्स में इतना ज्यादा अच्छे से ना डेवलप हो, पर दूसरी बार बहुत अच्छे से डेवलप है। क्यों? बिकॉज इट हैज मेमोरी ऑफ द पैथोजन, और इसी मेमोरी को यूज करके ये किसी भी डिसीज को दोबारा होने से बचाती है। छोटे बच्चों को जो पॉक्स होते हैं ना, चिकन पॉक्स वगैरह, वो देखते हो एक ही बार होता है लाइफ में, दोबारा नहीं हो पाता। जिसको एक बार हुआ उसको दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कारण उसकी बॉडी ने पहली बार जब इनकाउंटर किया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी बनाई, मेमोरी बनाई। अब दूसरे रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा तेजी से आएगा और उस रिस्पॉन्स में जो पहला अटैक था उसी की मेमोरी हेल्प करेगी कि दोबारा अटैक उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से ना हो, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से अटैक ना हो। ये बात क्लियर है? इसी के साथ इन्नेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। अब इन्नेट इम्यूनिटी, अब हम इन्नेट इम्यूनिटी को समझेंगे पहले डिटेल में। अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स आते हैं। कितने बैरियर्स आते हैं? 4। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कि इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स कितने हैं? 4। दैट इज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। अब इन बैरियर्स के बाद हम इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, क्या क्या बैरियर का काम है, वो समझेंगे। सबसे पहला रहता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर हमारा फिजिकली पैथोजन को एंट्री करने से परमिट नहीं कर रहा, ऐसा बैरियर है। तो ये क्या होगा? सबसे पहला बैरियर हमारा स्किन। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन इज द प्राइमरी फिजिकल बैरियर। सेकंड, हमारी जितनी भी ओपनिंग्स हैं, जितने भी ट्रैक्स हैं, उन ट्रैक्स के अंदर आप देखते हो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है। ये एक फिजिकल बैरियर बना रही है पैथोजन और हमारी बॉडी के सिस्टम के बीच, हमारी बॉडी के सेल्स के बीच। तो ये है हमारा सेकंड बैरियर विच इज covering the respiratory, gastrointestinal, urinary and genital tract, या in case of male urogenital tract, right? म्यूकस की। ये दोनों की वजह से हमारे माइक्रोब्स की एंट्री प्रिवेंट हो रही है और माइक्रोब्स को हम ट्रैप करके वहीं एलिमिनेट, वहीं खत्म कर पा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल होता है ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ सिक्रीशंस लाइक सलाइवा इन आवर माउथ, स्वेट ऑन आवर बॉडी। ये सारे एक टाइप का पीएच चेंज बनाते हैं जिससे ज्यादातर बैक्टीरिया, ज्यादातर जो पैथोजन है वो एलिमिनेट हों। एसिड हमारी स्टमक के अंदर यही काम करता है। टीयर्स हमारी आईज के अंदर ये सेम काम कर रहे हैं, जो हमारी आईज को कंस्टेंटली वॉश कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम पैथोजन। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है। सेलुलर बैरियर में आ जाते हैं वो सेल्स जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैथोजन सिमिलर टाइप में अटैक करते हैं और पैथोजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये सेलुलर बैरियर्स में हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं बेसिकली फैगोसाइटोसिस करते हैं किसी भी पैथोजन की जो बॉडी में आ रहा है। मोनोसाइट्स भी सेम काम कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस भी सेम काम कर रहे हैं, और नेचुरल किलर सेल्स विच इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, दे आर ऑल्सो एक्टिंग इन द सेम मैनर। दीज थ्री आर प्रोवाइडिंग द सेलुलर बैरियर। They phagocytose the microbe and destroy the microbe. Natural killer cell phagocytosis नहीं करता, it destroy the microbe by apoptosis, right? Apoptosis होती है induced cell death, या ये क्या करता है? Pores create करता है in the membrane of the pathogen. ठीक है।
साइटोकाइन आते हैं। साइटोकाइन होता है सेलुलर मैसेंजर, सेल के मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं साइटोकाइन। ये साइटोकाइन बैरियर जो है इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंटरफेरोन्स। ये इंटरफेरोन्स का काम है कि वायरसेस जो हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बॉडी के, राइट, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। कैसे? अब हमारी बॉडी के अंदर एक सेल वायरस से इन्फेक्ट हुआ, उसने साइटोकाइन्स बनाए और आसपास के नेचुरल किलर सेल्स, आसपास के बाकी सेल्स को ट्रिगर कर दिया कि मुझे इन्फेक्शन हो चुकी है। इसी वजह से बाकी सेल्स की इन्फेक्शन गेन करने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और हमारी बॉडी एक टाइप का इनेट इम्यूनिटी शो करती है। बट ये इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो होता है ये लिमिटेड होता है, रिस्पॉन्स इज लिमिटेड, एंड ये हर बारी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। बट यूजुअली बहुत सारी डिसीजेस से बहुत बार और हर रोज हमें जो प्रोटेक्ट कर रही है वो कौन है? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कारण ही हमें जल्दी जल्दी जो बीमारियां हैं बहुत आसानी से ट्रिगर नहीं कर पाती, क्योंकि रोज के रोज बहुत सारे माइक्रोब्स को ये सारे बैरियर्स मिलकर एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से और बॉडी के अंदर बीमारी फैलने से रोक रहे हैं। ठीक है, अब हमने इनेट इम्यूनिटी समझा। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए लिम्फॉइड ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी समझने से पहले हम ये समझते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं बॉडी के, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की टाइप्स क्या हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के उनके बारे में खास बातें क्या हैं। फिर लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ये कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास जिसको हम बोल देते हैं प्राइमरी, डिनोटेड लाइक दिस, और दूसरा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी है ये वो होते हैं वेयर lymphocytes form and develop into mature forms. Secondary are those where lymphocytes encounter their पैथोजेंस एंड एक्ट। तो जहां पर लिम्फोसाइट बना, डेवलप हुआ, वो प्राइमरी है। वो जहां पर एक्ट करेगा, पैथोजन के ऊपर अटैक करेगा, वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो हैं। अगर हम बच्चे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हमारे पास दो आते हैं। एक आता है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर खास बात क्या है कि बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों जो हैं वो फॉर्म होते हैं। बट बोन मैरो के अंदर मैच्योर अगर पूछा जाए तो मैच्योर सिर्फ होता है बी सेल, नॉट टी सेल। इसी के साथ साथ बोन मैरो हमारे बॉडी के बाकी जितने भी बॉडी के वेस्कुलर टिश्यू के सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उनको फॉर्म करने में हेल्प करती है। ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरा है थाइमस, जो सिक्रीट करता है एक थाइमोसिन हार्मोन, प्लस ये हेल्प करता है टी सेल को मैच्योर होने में, प्लस ये हेल्प करता है टी सेल की हेल्प से बी सेल की एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। प्राइमरी के बाद जो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर बच्चे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर पे नोड्यूल्स हैं जो माइक्रोब्स को ट्रैप करती हैं, ट्रैप कर कर उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है पेयर्स पैच, ठीक है, टॉन्सिल्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है माल्ट। माल्ट होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो बॉडी का लगभग 50% लिम्फोइड टिश्यू बना रहा है। माल्ट के अंदर ही अगर गाल्ट वर्ड लिखा जाए तो गाल्ट होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसी का एक सब टाइप है, उसी का एक पार्ट है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। माल्ट तो हुआ पूरा म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसी का एक पार्ट हुआ गाल्ट, गाल्ट हुआ गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके अलावा आ जाता है एक स्प्लीन। स्प्लीन को हम रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दोनों बोलते हैं। कारण यंग आरबीसी आकर यहां पर रिजर्वायर की तरह
स्टोर होते हैं। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी आरबीसीज अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं उनको ट्रैप करता है, उनको एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है बॉडी से। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिल्टर ब्लड बाय ट्रैपिंग माइक्रोब्स, इट हेल्प्स टू ट्रैप माइक्रोब्स। और यहां पर भी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो अपना एक्ट करते पाए जाते हैं। ये बात क्लियर है? आई होप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद बच्चे हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे चलती है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है जो एंटीजन बेस्ड है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज एनीथिंग विच जनरेट्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडी generating molecule, right? These are the proteinaceous, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस, लिपिड बेस्ड या और किसी स्ट्रक्चर के बेस्ड के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं विच ट्रिगर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सेल मीडिएटेड, जो होती है टी सेल से, टी लिम्फोसाइट से, और दूसरी होती है एंटीबॉडी या बॉडी फ्लूइड बेस्ड यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमर बेस्ड। और ये ह्यूमर बेस्ड होती है, ये बी सेल से होती है। ठीक है, तो याद रखना बॉडी के अंदर बी सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी। टी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ग्राफ्ट रिजेक्शन जैसी फिनोमिनास के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो कंसेप्ट है उसको कैरी करते हैं। ठीक है, टी सेल ट्रिगर बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बात क्लियर? ये जरूर करते हैं काम। अब हम समझते हैं कि ये बी सेल की जो एंटीबॉडी है किस तरह से काम करती है। तो जो बी सेल की एंटीबॉडीज होती है ना, ये फ्लूइड में घूमती हैं, ये एंटीजन को ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने के कारण उसको पूरा घर जो है पूरा एक्युमुलेट करके एक ग्लूटिनेट, उसकी अगर हम बात करें क्लॉटिंग या क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिससे वो एलिमिनेट हो जाए। या ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को ट्रिगर करती है फॉर फैगोसाइटोसिस, या ये नेचुरल किलर सेल को ट्रिगर करती हैं फॉर कॉजिंग द एपोप्टोसिस ऑफ दोज सेल्स, राइट? तो इस तरह से ये एक्ट करते हुए अटैक करती हैं। या ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर आकर उनसे भी एक्ट करवाती हैं। तो इन सभी से हेल्प करवाते हुए एक्ट करती हैं। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इम्यूनिटी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स में बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में जो होती है वो प्राइमरी, जो बाद में आती है वो सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर इनेट इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा होती है, एक्वायर्ड बाद में डेवलप होती है, लेट डेवलप होती है। सेकेंडरी में एक्वायर्ड बहुत ज्यादा होती है, राइट? एक्वायर्ड का रिस्पॉन्स और इनेट का सेम रहता है रिस्पॉन्स, जैसे पहला था वैसे ही रहता है। सेकेंडरी में मेमोरी भी डेवलप होती है क्योंकि ये सभी के मेमोरी सेल्स भी होते हैं, पर एक्वायर्ड में प्राइमरी में मेमोरी नहीं होती। सेकेंडरी के बाद थर्ड टाइम आएगा तब भी सेम रिस्पॉन्स, फोर्थ टाइम आएगा तब भी सेम रिस्पॉन्स, यानी पहले वाले के बाद में रिस्पॉन्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। प्राइमरी इम्यूनिटी में हम क्या देखेंगे कि एंटीबॉडी की जो टाइप है वो आईजीएम होगी, और सेकेंडरी में ये है आईजीजी होगी। ये बात क्लियर है?
तो ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी 2 लाइट। हैवी चेन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि 4 रीजन होंगे, 3 होंगे कांस्टेंट, एक होगा वेरिएबल। सिमिलरली लाइट चेन के अंदर एक होगा वेरिएबल, एक होगा कांस्टेंट। ठीक है, टोटल हम देखेंगे कि इन सभी को जोड़ने के लिए जो यूज किए जाएंगे वो होंगे डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। अगर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखो तो विद इन दी चेन होते हैं इंट्रा डाइसल्फाइड, जैसे 2 हैं लाइट में, 2 हैं इस लाइट में, तो टोटल 4 हुए। हैवी के अंदर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो हमारे पास 8 और 4 12 तो हैं इंट्रा, राइट। 4 12 के बाद 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 4 है इंटर डाइसल्फाइड। टोटल हमारे पास 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। डोमेन्स अगर हम देखें तो जो ये वेरिएबल कांस्टेंट रीजन है इसको डोमेन मानते हैं, तो हैवी चेन के पास 4 डोमेन, दूसरी पे भी 4 डोमेन, लाइट चेन के पास 2 डोमेन, तो टोटल हमारे पास 8 और 4 16 डोमेन है। वेरिएबल रीजन वेरी कर कर एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है और यही वेरी करता रहता है, नीचे वाला रीजन वेरी नहीं करता। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट एक वेरिएबल रीजन आता है हैवी चेन से, एक आता है लाइट चेन से, दोनों मिलकर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं। तो एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, एंटीबॉडी के 5 टाइप होते हैं, IgA, IgE, IgD, IgM। ठीक है, एंड IgA, IgE, IgD, IgM, और लास्ट हमारे पास आ जाता है IgG। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, IG गामा, अल्फा एप्सिलन डेल्टा गामा म्यू। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं। इनमें से IgA जो होती है वो कोलेस्ट्रम में होती है, IgE जो होती है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, IgD जो हमारे पास है, ये बच्चे हमेशा याद रखना कि IgD एंटीबॉडी जो होती है ये हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग रिस्पॉन्सेज में हेल्प करती है, प्लस हमारे पास IgG जो है वो मैक्सिमम होती है, और IgM जो है वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक ये बात समझ में आई? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको यहाँ तक याद रखना है। तो अब हमने आगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन है क्या, तो ध्यान से देखना। अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन एक टाइप का बॉडी को इम्यून सिस्टम को तैयार करने का मैकेनिज्म है। ये इम्यूनाइजेशन की मैकेनिज्म एक्टिवली भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इम्यूनाइजेशन के अंदर देखें तो जो एक्टिव मैकेनिज्म है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, एंटीजन जो है इट ट्रिगर्स बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, राइट। ये होता है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, यानी इसमें हम एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं किसी भी पैथोजन की, या पैथोजन को एज इट इज यूज करते हैं जिससे क्या हो, हमारी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बनाए। दूसरा जो है पैसिव, उसमें क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम यूज नहीं करते, बनी बनाई एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, किसमें, पैसिव में। इसी वजह से हम क्या देखेंगे, ये अगर हम टाइम देखें कि किसको ज्यादा लगता है, तो टाइम टेकन जो है टू डेवलप, इट इज लॉन्गर इन केस ऑफ एक्टिव, इट इज शॉर्टर इन केस ऑफ पैसिव। बट अगर हम मेमोरी के कंसेप्ट को देखें तो मेमोरी में हम क्या देखेंगे कि जो मेमोरी है, राइट, ये मेमोरी जो होती है इट इज नॉट फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एक्टिव बट इट इज नॉट फॉर्म्ड इन केस ऑफ पैसिव। मतलब जब आपने खुद एंटीबॉडीज बनाई तो उस टाइम पे बी सेल और टी सेल्स ने दोनों ने मेमोरी सेल्स भी बनाए होंगे और उस एंटीजन की याद रख ली होगी कि इस एंटीजन के अगेंस्ट कैसे एक्ट करना है, इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। तो मतलब मेमोरी किस में है, एक्टिव वाले में।
पर जब आपकी बॉडी को मौका ही नहीं मिला कि वो खुद एंटीबॉडी बनाए, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई मेमोरी जैसी चीज बनेगी ही नहीं और वो एज इट इज ही प्रेजेंट रहेगा। उसकी कोई भी एंटीबॉडी जो है ना बनने के कारण, कोई भी मेमोरी सेल ना डेवलप होने के कारण एक्शन का कोई भी मेमोरी नहीं रहेगा। अब ये एक्टिव और पैसिव दोनों के दोनों जो मैकेनिज्म है, ये हमें नेचुरल एग्जांपल्स भी देखने को मिलती हैं और इनकी आर्टिफिशियल एग्जांपल्स भी देखने को मिलती हैं। जो नेचुरल एग्जांपल है वो है पैथोजन। हमें कोई बीमारी का पैथोजन अगर एंटर कर जाए तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और वो इम्यूनिटी हमें एक्टिव फॉर्म में डेवलप होके मिलती है। इम्यूनाइजेशन का वो एक्टिव मैकेनिज्म है नेचुरली। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल देखें तो आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल में आ जाएंगी वैक्सीन और इसी में कंसेप्ट आ जाएगा वैक्सीनेशन का। जो हम वैक्सीन देखते हैं, ये वैक्सीन बेसिकली एक टाइप का क्या कंसेप्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन को हम भेजते नहीं हैं, हम उसका कोई एंटीजन या उस पैथोजन को बहुत ज्यादा वीक करके या उस पैथोजन को किल करके या उसका कोई रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ एंटीजन, इन सभी चीजों को इंड्यूस करते हैं इन दी बॉडी सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है और ये हम आर्टिफिशियली ट्रिगर करते हैं। जैसे कोविड के लिए किया था, कोविड जिनको हुआ उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हुई, जिसके कारण दोबारा कोविड होने के चांसेस उनमें बहुत कम थे। दूसरा, जिनको नहीं हुआ हमने उनको क्या प्रोवाइड कर दी, वैक्सीन, और वैक्सीन की वजह से उनकी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की, जिसके कारण उनको भी अब कोविड नहीं होगा। तो जो कोविड 19 था, कोरोना वायरस था, उसका ट्रांसमिशन क्यों रुक पाया, ड्यू टू वैक्सीन एंड द नेचुरल एबिलिटी ऑफ दैट पैथोजन टू डेवलप द इम्यूनिटी इन द इंडिविजुअल बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी डिसीज को इरेडिकेट करने में, ठीक है। पैसिव में अगर हम देखें तो नेचुरली हमें देखने को मिलता है मदर टू फीटस विया प्लेसेंटा आईजीजी इम्यूनिटी मिलती है, एंड नेचुरली मदर टू इन्फेंट विया कोलेस्ट्रम जो है हमें IgA एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। इन तीनों लाइनों पे क्वेश्चन आ जाता है। मदर टू फीटस जा रही है इम्यूनिटी तो कौन सी जाएगी एंटीबॉडी, IgG, और ये किसके थ्रू जाएगी, प्लेसेंटा। मदर टू इन्फेंट अगर आ जाए तो किसके थ्रू जा रही है, कोलेस्ट्रम, विच इज दी फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय इनिशियल फ्यू डेज मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मेमोरी ग्लैंड, एंड द एंटीबॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज IgA. So you have to remember both these things. Artificially it is done by with the help of anti-venom injections, जिसको हम बोल देते हैं passive immunization. जैसे आपने देखा होगा कि टेटनस के लिए इंजेक्शन लगता है जिसको बोलते हैं एंटी टेटनस सीरम। ये जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर पहले से टेटनस बैक्टीरिया की जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और ये एंटीबॉडीज अपने आप बॉडी के अंदर जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो जाकर क्या करती हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के वायरस बैक्टीरिया से फाइट करती हैं। तो हमारी बॉडी को क्या एंटीबॉडी बनानी पड़ी, नहीं। अगर हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ी तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है या पैसिव, पैसिव। क्या ये हमें नेचुरली मिला, नहीं, ये हमें कैसे मिला, आर्टिफिशियली, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। बाय क्लियर है। अब ये चीजें क्लियर करने के बाद एक चीज याद रखनी है, जो वैक्सीन है ये फर्स्ट जेन बोली जाती है जब ये डेवलप हो किसी भी पैथोजन को मारकर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं। वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, वायल के अंदर अगर हमने पैथोजन को किल करके फिर इंड्यूस किया तो वो कैसी है, फर्स्ट जेन। या हमने पैथोजन को इतना ज्यादा कल्चर कर लिया लैब के अंदर कि उसकी खुद की जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है कम हो गई, यानी उसका वर्जन जो है वो वीक वर्जन बन चुका है। पहले क्या होगा, पैथोजन अपने आप म्यूटेट कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, पर अगर हम उसको एक जगह पे ग्रो करते रहेंगे ना कल्चर में, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको इन्वायरमेंट से एक ब्रेक मिल जाएगा
और ब्रेक मिलने के कारण उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे थे ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो बंद हो जाएंगे और इसी कारण से वो धीरे धीरे अपने स्टेजेस में पैथोजेनिसिटी में वीक होता जाएगा। ऐसे वीक पैथोजन को भी अगर प्रोवाइड करें तो वो कैसी वैक्सीन है? फर्स्ट जेन। लेकिन अगर हम उस पैथोजन का एंटीजन या एंटीजन बनाने वाला कोई प्रोटीन या कोई और मॉलिक्यूल पैथोजन में से निकाल कर उसको अगर एज अ वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारी होगी सेकंड जेन वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन होगी वो? सेकंड जेन। और अगर हम उससे भी बढ़कर कोई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं तो वो हमारी कौन सी होगी? थर्ड जेन वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट जेन वैक्सीन की कुछ जो कमियां थी वो सेकंड जेन में मिटाई, सेकंड जेन की कमियों को मिटाने की कोशिश थर्ड जेन ने की। इनके खुद के अपने ही ड्रॉबैक्स हैं और इनके खुद के अपने ही बेनिफिट्स भी हैं। ये बात क्लियर है? आगे अगर हम बच्चे बात करें तो इनके बारे में हमने बात करनी है। अब आ जाता है एलर्जीज। ठीक है, एलर्जीज इज बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी reaction of body in response to chemicals called allergens। क्या होते हैं ये allergens? Basically allergens are a type of antigen। बहुत सारे एंटीजन है, इन एंटीजेंस में से कुछ हमारे क्या है? एलर्जन। कौन है ये एलर्जन? विच आर नॉन पैथोजेनिक मीन्स नॉन डिसीज कॉजिंग chemicals which can trigger formation of antibody। they can trigger formation of antibody, right? This antibody will be IgE, right, which will trigger our body's basophil cell and mast cell जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के मीडिएटर्स में सबसे प्राइमरी मीडिएटर आ जाता है हिस्टामिन जो एक वैसोडाइलेटर है। इसके अलावा अदर्स में हमारे पास आ जाता है हिपेरिन, सेरोटोनिन। इसके अलावा और भी होते हैं जो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑल, ल्यूटोक्राइन्स, ये सभी चीजें आ जाती हैं। पर आपको क्या याद रखना है कि ये हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के क्या हैं? मीडिएटर्स। ये मीडिएटर्स बेसोफिल और मास्ट सेल रिलीज कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू IgE एंटीबॉडी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू अ टाइप ऑफ एंटीजन विच इज नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। यानी ऐसे एलर्जन जो एक्चुअल में तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर ऐसे एंटीजेंस किसी किसी इम्यून सिस्टम में आकर वहां पर भी अपनी एंटीजेनिसिटी दिखाते हैं, यानी अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजन वाली प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, जिसके कारण बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है और ये सारा रिएक्शन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में बदल जाता है। पर ये एक्चुअल में कैसे होते हैं? नॉन पैथोजेनिक, यानी ये हमें एक्चुअल में एंटीजेंस हार्म नहीं करते, एलर्जेंस हार्म नहीं करते। क्या है ये इनके एग्जांपल? इन एलर्जन में आ जाते हैं हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें मिस्ट, डस्ट, एनिमल के हेयर हो सकते हैं, जैसे कियों को डॉग से एलर्जी होती है, कियों को फिश फूड से एलर्जी होती है, फूड आइटम्स हो सकती हैं, राइट। पोलन से एलर्जी होती है, कईयों को फूल पत्तियों से एलर्जी हो जाती है, राइट। फ्लावर से एलर्जीज देखी जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डॉग हेयर, कैट हेयर, इन सभी टाइप की चीजों से एलर्जी हो सकती है। दीज आर ऑल दी टाइप ऑफ एलर्जेंस। एलर्जन के रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो बच्चे एक टाइम पर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जो इम्यून सिस्टम का, वो स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखा जा सकता है। तो हम इसके सिम्टम्स में क्या देखते हैं? wheezing, running nose, watery eyes, राइट। वाटरी आइज के अलावा बच्चे अगर हम बात करें तो हमें यहां पर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग,
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब देखने को मिलता है। इसका अगर हम बात करें तो इन सभी डिसीजेस, जब ये सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो इन सभी एलर्जिक रिएक्शंस को हम बचाना चाहें तो हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो उसका ट्रीटमेंट पता हो, दूसरा ये डिसीज हमें किस टाइप के एलर्जन से हो रही है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स हमें किस टाइप के एलर्जन से हो रहा है, ये पता हो। तो हम इन दोनों को जज कर सकते हैं, एक तो डायग्नोसिस, एक ट्रीटमेंट। पहले डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलर्जेंस हो सकते हैं उन सभी को मार्क करके छोटा छोटा अमाउंट में एक्सक्रीट किया जाता है। जैसी बॉडी के अंदर कोई भी इनमें से एलर्जन इन्फ्लामेशन शो करेगा तो यानी हमारी बॉडी उस एलर्जन के लिए क्या है, एलर्जिक है। और अगर हमारे वो सारे के सारे जितने भी एलर्जेंस के डॉट्स या इंजेक्ट किए हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुई तो यानी हमारी बॉडी किसी भी टाइप के एलर्जन से एलर्जिक नहीं है। तो ये एलर्जी का डायग्नोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका रहता है, पहला बेसिक ट्रीटमेंट रहता है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, दूसरा रहता है कॉर्टिसोल स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग यानी इन वैसोडाइलेशन को कम करने वाली ड्रग, हिस्टामिन के एक्शन को रोकने वाली ड्रग्स, जिसके अंदर बच्चे हम बहुत सारी ड्रग्स देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें मॉन्टिलुकास्ट आ जाता है, लेवोसिट्राजिन आ जाता है, राइट, ये सारी ड्रग्स जो है हमारी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। कॉर्टिसोल स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। स्टेरॉइड्स के अलावा बच्चे अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में एड्रेनलिन शॉट्स भी आ जाते हैं जो यहाँ पर ये टाइप का एक्शन कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखनी है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ज्यादातर अर्बन रीजन्स में देखी जाती है। कारण क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो है बच्चों को छोटी एज से मिलता है, जिसके कारण वो अपने इन्वायरमेंट से इतना ज्यादा हैबिचुअल नहीं हो पाते और बॉडी अलग अलग टाइप के जो हमारे इन्वायरमेंट में केमिकल्स हैं उनके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि ये चीज सेफ है या नहीं। अगर किसी भी इंडिविजुअल को बहुत सारे एलर्जेंस जो हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट्स बचपन से मिले हों, तो बॉडी अडेप्ट कर पाती है ज्यादा अच्छा एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल जो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हो। और हमने क्या देखा है कि जो अर्बन सिटीज हैं, अर्बन अभी हमारी स्टेट्स हैं, उनके अंदर जनरली एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है। और ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर, इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के कारण हमें कई सारे एलर्जेंस का सामना आसानी से करने की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, वो नहीं मिल पाती और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारी एलर्जीज को डेवलप कर लेता है। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, हमारे पास जो अगला आ जाता है वो आ जाता है ऑटो इम्यून एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का एक फेलियर है। इट इज द फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम टू distinguish between self and non-self, thus even attacking self cells, राइट? और इसी को हम क्या मानते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर हमारी एंटीबॉडीज अलग अलग पार्ट्स को हार्म करेंगी तो बहुत सारे टाइप का हो सकता है, जिसमें से एक सबसे बेसिक टाइप हमारे सिलेबस में जो है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैक करती हैं। इसके अलावा एक है ग्रेव्स डिसीज जो आपने पढ़ा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में। ग्रेव्स डिसीज के अलावा हमारे पास आ जाता है माया एस्थेमिया ग्रेविस जो आपने पढ़ा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा आ जाता है एडिसन्स डिसीज जो आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ा है, वो भी एक आ जाता है। ठीक है,
इसके अलावा बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे सोरेसिस एक डिसऑर्डर है स्किन का जिसके अंदर स्किन के सेल्स को डैमेज होता है। वैसे विटिलिगो है स्किन का एक डिसऑर्डर जिसके अंदर मेलानिन बनाने वाली जो पिगमेंट है हमारी बॉडी की उसके ऊपर डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल्स, मेलानिनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। विटिलिगो, सोरेसिस, इसके अलावा एलोपेसिया है जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक होता है। इसके अलावा हमारे कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने पे परनीशियस एनीमिया होता है। ल्यूपस एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करना एंटीबॉडी स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को फेल कर देती है। तो ये बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर ऑटोइम्यून हो सकता है। ये चारों आपके मेन कोर सिलेबस का हिस्सा है, ये चारों आपने बहुत एक्सटेंसिवली देखे होंगे, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इन चारों पे आपको क्वेश्चन आ जाता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो, थोड़ा सा डाउन हो। ठीक है, अब ये इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम इन्फेक्शियस भी हो सकती है। इन्फेक्शियस में आ जाते हैं जैसे एड्स कॉज्ड बाय एचआईवी इन्फेक्शन। ये नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस जनरली देखा गया है जेनेटिक होती है। नॉन इन्फेक्शियस में आ जाता है स्किड, स्वीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एक इसी तरह से आ जाता है डी जियोर्ज सिंड्रोम जिसके अंदर थाइमस ही नहीं डेवलप होता। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं। स्किड का भी हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, लीकी स्किड आ जाता है और फुल ब्लोन स्किड आ जाता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक बेसिस पे अलग अलग टाइप के हैं। सभी में होता क्या कि हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर जाता है जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब ये सभी पढ़ने के बाद, इम्यूनो डेफिशिएंसी समझने के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है ड्रग एब्यूज का। अगला टॉपिक क्या आ जाता है? ड्रग एब्यूज का। अगर हम बच्चे ड्रग एब्यूज करें तो ये कब होता है? व्हेन ड्रग impairs one's physiological and psychological state. When use of drug impairs one's physiological and साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, राइट, और उसी को हम एडिक्शन बोल देते हैं जब एक इंडिविजुअल की ये जो ड्रग है वो एक साइकोलॉजिकल नीड बन जाए, और उसी को हम डिपेंडेंस बोल देते हैं जब ये एक फिजियोलॉजिकल नीड भी बन जाए। मतलब अगर एक इंसान ड्रग कंज्यूम करता करता ड्रग एब्यूज के अंदर डिपेंडेंस की स्टेज पे आ गया तो ड्रग का जैसी विड्रॉल होगा तो बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगी, स्वेटिंग करेगी, बॉडी जो है बहुत ज्यादा बुरे कंट्रोल में चली जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए भी ड्रग क्या हो चुकी है? नीड। इसको बोला डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन में क्या होता है कि अगर ड्रग एब्यूज जो है कर रहा है इंसान, उससे हमने ड्रग जो है अगर कट ऑफ कर दी तो जो इंसान है उसकी साइकोलॉजी ऐसी होगी कि उसको लगेगा कि मुझे ड्रग की रिक्वायरमेंट है। तो एडिक्शन और डिपेंडेंस में भी थोड़ा सा फर्क होता है, पर ये दोनों ड्रग एब्यूज के जो है हमें आगे चलकर कारण बनते हुए दिखते हैं। ड्रग एब्यूज के अंदर अब अलग अलग टाइप की ड्रग्स आ जाती हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं और ये कोका प्लांट रिथ्रोजाइलम कोका से मिलते हैं, विच इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। They are usually consumed by snorting. They are usually consumed by snorting. They are examples of this. They are names of this. Examples of the stimulants which are obtained from erythroxylum coca are cocaine, coca, alkaloid, commonly called as coke and crack. They generally affect the neurotransmitter dopamine. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिथ्रोजाइलम कोका के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं प्लांट्स की और स्ट्रक्चर्स की इन दी एनसीईआरटी इसी टॉपिक के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें, दे प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया होता है फीलिंग ऑफ गुडनेस, कामनेस, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग जो है यूफोरिया वाली, वेलबींग की फीलिंग जो है उसको बोलते हैं यूफोरिया। और ये ड्रग एब्यूज का एक, अगर हम बात करें, इफेक्ट है। ड्रग एब्यूज करके एक इंडिविजुअल को ऐसे फील होता है कि वो बहुत टॉप ऑफ द मून बैठा है, राइट, तो ये फीलिंग है। It causes excessive damage and it can even cause hallucinations when consumed in
मोर अमाउंट। तो याद रखना कि ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी कैरी करता है जब कोकेन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम की जाए। ठीक है, दूसरा आ जाता है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस आर दी दोज ड्रग विच कॉजेज हेलुसिनेशंस, इमेजिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस की एग्जांपल्स आ जाती है एट्रोपा, बेलाडोमा, डटूरा, राइट। इसके अंदर एक चीज और याद रखने की, एलएसडी ड्रग आती है, इट इज कंसिडर्ड पावरफुल, मोस्ट पावरफुल अगर हम बात करें हेलुसिनोजन। इसकी अगर हम बात करें यूजेज फोक मेडिसिन में होता है, रिलीजियस सेरेमनीज में होता है, जैसे धतूरा आप देखते हो तो ये रिलीजियस सेरेमनीज में भगवान को ऑफर भी किया जाता है। तो ये हेलुसिनोजेंस के बारे में। अदर ड्रग्स जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं सिंथेटिक ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजापीन, एम्फेटामाइंस विच कॉजेज डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। अगर हम बात करें, इंसोम्निया एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसके अंदर नींद नहीं आती, ठीक है, तो इस ड्रग में भी जो सिडेटिव्स दिए जाते हैं उनमें यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, डिप्रेशन को ट्रीट करने में भी ये हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजों का अलग अलग इफेक्ट रहता है। अब हमने आगे जो ड्रग्स पढ़नी है उसमें आ जाती हैं ओपियोइड्स। उसमें क्या आ जाती हैं, ओपियोइड्स। ये फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कैनाबिनॉइड्स का भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एनसीईआरटी वाला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी में मार्क करना। ओपियोइड्स कहाँ एक्ट करती हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वाले पॉइंट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, राइट। तो इसके ऊपर सोर्स ऑफ दिस ड्रग इज लेटेक्स। पहले तो याद करो, लेटेक्स किसका, पॉपी प्लांट का। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पेपावर सोमनीफेरम। क्या नाम है, पेपावर सोमनीफेरम। जबकि कोका जो ड्रग थी, राइट, जो स्टिमुलेंट था, वो कहां से मिला था, अरिथ्रोजाइलम कोका। अरिथ्रोजाइलम कोका कहां का नेटिव था, तो याद रखना बच्चों, कहां का नेटिव था, इट वाज द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज कंज्यूम्ड बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। द semi-synthetic form of this drug is morphine, which is used as a effective sedative and painkiller. It is also used in surgery so that कि patient को ज्यादा पेन ना हो सर्जरी के टाइम। ये एक टाइप का डिप्रेसेंट होता है। इसी की एसिटाइलेशन से हमें एक ड्रग मिलती है जिसको बोलते हैं हीरोइन। हीरोइन इज बेसिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन इज बेसिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। It is odorless white bitter crystalline powder. It is a white bitter odorless crystalline nature of powder, right? And याद रखना है, according to NCERT, heroin is also called as smack. Smack is basically a brown sugar, but reality में ये ऐसा नहीं होता। Basically होता क्या है, मॉर्फिन से डाइएसिटाइलेशन से हमारी बनती है हीरोइन। जो उसमें हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनता है, वेस्टेज बनती है, वो ब्राउन कलर का एक प्रोडक्ट बनता है, विच इज ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ सिमिलर इफेक्ट विच वाज प्रेजेंटेड बाय हीरोइन, बट इट इज लेस पावरफुल देन हीरोइन। हीरोइन बहुत ज्यादा पावरफुल प्योर प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या, एक वेस्ट प्रोडक्ट जो साइड में बना, जिसकी भी पावर है पर वो हीरोइन से कम है। इस ब्राउन कलर के प्रोडक्ट को हमने बोला ब्राउन शुगर या स्मैक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर मेंस हीरोइन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर मेंस हीरोइन। But according to NCERT, heroin and smack are same thing. So you have to consider this statement for your NEET examination that smack and heroin will be considered as same things. बात clear है? फिर आ जाता है cannabinoids. Cannabinoids principally act on the brain. This is the formula of cannabinoid. इसका अगर हम बात करें, डायग्राम भी दिया हुआ है NCERT में of the plant, वो भी याद रखना है। It generally is obtained from this plant which is called cannabis sativa. इसकी inflorescence यूज की जाती है, flower tops, leaves, raisins, all are used from this cannabis plant which is called cannabis sativa. They are inhaled, they are orally ingested. The example of this is charas, hashish, ganja, marijuana, and they affect the cardiovascular system and they are even abused by sports person. They are even abused by sports person. तो ये आपको याद रखना है इन सभी के बारे में, ठीक है। अब अगर ये सब हो गया तो अब हम देखेंगे हाउ डज द ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन आर related to each other. How drugs and sports person are sometimes related to each other. Why sports person are tendent to use these kinds of drug?
राइट। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका सबसे बेसिक आंसर है दैट the drugs help to increase muscle strength, right? In the sports person, that drugs sometimes help to increase the muscle strength. They promote aggressiveness, they increase muscle strength, right? They promote aggressiveness, which sometimes can help an individual. Even they can enhance the athletic performance. Even they are responsible for enhancing the athletic performance, right? So these are the main reasons due to which these are used. What are the different types of drugs which are used by a sports person? तो याद रखो, ड्रग्स जो स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू यूज की जाती हैं उनमें हमारे पास आ जाती है नार्कोटिक्स, डायूरेटिक्स, हार्मोनल ड्रग्स, डायूरेटिक्स, नार्कोटिक्स, and there is used of anabolic steroids. ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं दे हैव वर्स इफेक्ट ऑन मेल एंड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। अगर हम बात करें बच्चे मेल स्पोर्ट्स पर्सन की, तो मेल स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर दे कॉज ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इन केस ऑफ ए मेल दे कॉज breast enlargement, and they even cause reduction in size of testicles in case of male. In case of female they increase masculine characters, यानी मेल लाइक कैरेक्टर्स को प्रमोट करने लग जाता है फीमेल्स के अंदर, प्लस दे कॉज the enlargement of clitoris. Clitoris is the structure which is present at the junction of labia majora and the external genitalia of females, which we have discussed in the previous chapter of human reproduction. This clitoris gets to enlarge whenever there is use of anabolic steroids by the female sports person, ठीक है। अब इनके बाद हमारे पास आ जाता है टबैको और स्मोकिंग के बारे में। तो अगर हम बच्चे बात करें टबैको और स्मोकिंग की, तो याद रखना कि टबैको इज बीइंग यूज्ड ओवर अराउंड 400 इयर्स अगो, उससे पहले का यूज हो रहा है। और इसकी सबसे खास बात क्या है हमारे पास कि जो ये टबैको होता है या जो हमारे पास ये स्मोकिंग है, दे हैव डिफरेंट केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस, विच इज, अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है निकोटिन, विच इज एन एल्कलॉइड, राइट, विच इज मेन रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण इसकी एडिक्शन होती है। इट हैज अ केमिकल कॉल्ड एज निकोटिन which is a kind of alkaloid causing the addiction. Tobacco is even chewed, snuffed, smoked, राइट, चबाया भी जाता है, स्नफ करके दांतों में बीच में दबा के रखा भी जाता है। इसको अगर हम बात करें स्मोक भी किया जाता है, इनहेल भी किया जाता है। स्मोकिंग की वजह से हमें देखते हैं कि कैंसर भी हो सकता है, एक डिसीज होती है जो होती है एम्फेसीमा, ये भी देखा जाता है, राइट। और इसके अलावा अगर हम बच्चे बात करें, स्मोकिंग कैन ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाता है अल्कोहल जो होता है, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल विच इज कंज्यूम्ड बाय पीपल एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ड्रग अब्यूज। ये एडोलेसेंट एज के अंदर बहुत ज्यादा जो है पीयर्स के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं अल्कोहल के लिए, क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक तो क्यूरियोसिटी होती है, पीयर प्रेशर भी आ जाता है, साथ साथ इन्फ्लुएंसेस भी आ जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ नया ट्राई करना है, ये भी एक फिनोमिना होता है। तो ये सारी चीजों के कारण एडोलेसेंट एज के अंदर अल्कोहल कंजप्शन के ट्राई करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं,
ठीक है। अल्कोहल कोई अच्छी चीज नहीं है, इसका बहुत बुरा इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के लगभग हर ऑर्गन के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट है। प्राइमरली इफेक्ट इसका सबसे बुरा है लीवर पे। लीवर के ये सेल्स को, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, उनको ये डैमेज करता है, राइट, क्योंकि इसी को प्रोसेस करने में चला जाता है। लीवर के अंदर ये फाइब्रोसिस कंडीशन करता है, और इसी फाइब्रोसिस से कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं हिपैटिक सिरोसिस या लीवर सिरोसिस, राइट, जिसको हम लीवर फेलियर भी है आगे चल के धीरे धीरे बोल पाते हैं। इसी की स्टेजेस को लीवर स्टेज फेलियर की स्टेज तक लिया जा सकता है। तो अल्कोहल का कंजप्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके प्रिवेंशन है मेजर्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इनको समझिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमें ऐसी पता ना चले। याद क्या रखना है कि कोई भी टाइप का ड्रग, कोई भी टाइप का नशा, कोई भी टाइप की अगर हम ऐसी किसी भी कंजप्शन को कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए या हमारे ऑल ओवर नेचर के लिए कोई बेनिफिशियल पॉइंट कभी नहीं बन सकता, राइट। बाकी हमने इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन हेल्थ की सारी बेसिक समझे, डिसीजेस समझी, डिसीजेस के बारे में समझा। देन हमने इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, वो समझा। हमने फिर इम्यूनिटी के जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो देखे, जैसे एलर्जीज, ऑटो इम्यून, इम्यूनोडेफिशिएंसी। और फिर हमने देखा कि ड्रग एब्यूज किस तरह से ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, राइट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, right. If you like this video, kindly like this video, subscribe to the channel, and also comment about your queries in the comment section. Thank you.